हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा बात कर रहे हैं केस स्टडी की, फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडी करनी है, लेकिन केस स्टडी के लिए एक बार इंस्ट्रक्शन दोबारा से। ऐसा हो सकता है बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार ही केस स्टडी सुन रहे हो मुझसे। बाबू एक बार आराम से इंस्ट्रक्शन सुन लो, फिर करेंगे बात। बेटा सीबीएसई बोर्ड की अगर केस स्टडी की आप लेंथ देखने लगोगे ना, कुछ केस स्टडी ना 6-6 पेज तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं बड़ी सिंपल, अगर आपको केस स्टडी को मुश्किल बनाना है ना, कुछ मत करो, उसको 2 पेज पे प्रिंट कर दो। बच्चे के इतने बुरे हाल होते हैं बेटा, इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है बेटा, डेटा नहीं वो हैंडल कर पाता। अगर मैं केस स्टडी को 1 पेज पे प्रिंट कर दूं और उसी को बेटा 2 पेज पे प्रिंट कर दूं, इतने में ही बेटा 20% बच्चों की केस स्टडी गलत होनी शुरू हो जाती है। इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड की प्रिंटिंग देखोगे ना बेटा, वो बहुत खुली प्रिंटिंग करते हैं, साथ साथ हिंदी में भी देते हैं केस स्टडी को। बेटा जो केस स्टडी हम आधे पेज में लिख सकते हैं, इस बुक में आधे पेज में होगी, उसको ये 2 पेज में प्रिंट करते हैं, फिर वो 2 पेज हिंदी में प्रिंट होती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है ना। आपको लेकिन इन सब चीज़ों से बचना है बेटा, और केस स्टडी पढ़ने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी आराम से समझ लो पढ़नी कैसे है केस स्टडी। बेटा मैं आपको बच्चे के एंगल से बात बताता हूँ कि बच्चा करता क्या होता है, ठीक है ना। केस दिया हुआ है बेटा कुछ 20 लाइन का केस दिया हुआ है बेटा, और नीचे रिक्वायरमेंट पूछी हुई है ABCDE मान लो, ठीक है ना। और ये मान लो बेटा पहला पार्ट 2 नंबर का है, बाकी 3 पार्ट 1-1 नंबर के आपको दिए हुए हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चा क्या करता है समझ लो, बच्चा शुरू हो जाता है यहां से, पढ़ना शुरू करेगा बेटा, पढ़ना शुरू करेगा, 20 लाइनें पढ़ेगा, पूरा केस पढ़ देगा। आपको भी पता है बेटा इसमें से कम 15 से 16 लाइन सिर्फ वेस्ट है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम खराब करने के लिए दी गई है। बिजनेस स्टडीज का पेपर बेटा मेरे टाइम तक ना तो कोई MCQ होते थे और 100 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता था। मेरे टाइम में वो पेपर 4 घंटे का होता था, जिसको आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना होता था। सही बात है ये, बिल्कुल आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो गई कि 20 नंबर तो चलो प्रैक्टिकल में चले गए, 20 के MCQ हो गए, 60 नंबर का पेपर है अभी भी बेटा। और बता देता हूँ कुछ भी डायरेक्ट की उम्मीद भी मत करना कि डायरेक्ट आ जाएगा जी, पूछ लेगा आपसे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, उम्मीद भी मत करना बेटा, ठीक है ना। अब बाबू अभी भी 60 नंबर का पेपर कम नहीं है मेरे लिए, तो मैं बोल रहा हूँ बेटा अब पूरे 3 घंटे का पेपर है जो 3 घंटे में पूरा करना है। अगर आपने गलत तरीके से रीडिंग करी बेटा, आप अपने आप पेपर को बड़ा कर दोगे। अब 20 लाइन पढ़ने के बाद ह्यूमन माइंड ऐसा तो है नहीं बेटा एकदम सब कुछ हैंडल करता है बेटा, वो भी नई चीज को। आपने 20 लाइन पढ़ ली, जब तक रिक्वायरमेंट समझ में आई ना बेटा, तब तक केस नहीं आया समझ में, तब तक केस निकाल के बैठ गए हम दिमाग से बेटा। हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, अच्छा ये थी रिक्वायरमेंट, अब मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, मेरे दिमाग में रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या चाहिए, फिर दोबारा केस पढ़ने बैठता भाई साहब इंसान। सब कितनी बार पढ़ोगे, और फिर दोबारा भी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, फिर दोबारा केस पढ़ोगे, तो बस फिर तो हो गया बेटा जरूर, पेपर भी पूरा हो गया, और हाँ 2022 में 100 में से 100 भी आ गए। बेटा पढ़ना कैसे है, हमेशा अगर 2 से ज्यादा रिक्वायरमेंट हैं तो एक टाइम पर सबसे पहले 2 रिक्वायरमेंट पढ़ो, जितना आप हैंडल कर सकते हो। मेरा मानना है 2 से ज्यादा हैंडल नहीं हो सकती रिक्वायरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। 99% क्वेश्चन में 2 ही रिक्वायरमेंट होती हैं, 99% क्वेश्चन में, तो 1% क्वेश्चन एक्सेप्शनल चले जाते हैं जिसमें हमें भी 2 बार केस पढ़ सकता है, अदरवाइज आपका एक ही बार में काम चलेगा बेटा। आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कभी केस नहीं पढ़ेंगे। सुन लो बेटा, हम रिएक्ट ही बेटा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। बाबू आपने पहले दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ ली कि क्या क्वेश्चन मुझसे चाहता है, और फिर आराम से केस पढ़ना शुरू करा, फिर आपका माइंड ना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा बेटा। समझ आई केस स्टडी पढ़ने का तरीका। दूसरी बात, अगर केस स्टडी छोटी है, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बेटा, फिर चाहे आप सीधा भी पढ़ लो, इतने कहीं माड़े दिन नहीं आगे, बुढ़े नहीं होगे तुम कि सब कुछ भूल जाओगे कि ये 5 लाइन भी नहीं हैंडल होंगी या 3 लाइन भी हैंडल नहीं होंगी, फिर हम सीधा पढ़ सकते हैं बेटा। 3 लाइन हम बहुत आराम से 5 लाइन तक हम हैंडल कर सकते हैं। 5 लाइन से बड़ी केस स्टडी है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे बाद में केस पढ़ेंगे। समझ आई बात बेटा। चलो करें स्टार्ट बेटा। तो बाबू केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं हम।
एपीसी अलका धवन से 2021 एडिशन फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडी पढ़ रहा हूं बेटा, पेज नंबर 293, केस स्टडी नंबर 1। बेटा बहुत सिंपल है, 3 लाइन की केस स्टडी है, और क्योंकि 3 लाइन की केस स्टडी है बेटा, मैं बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरी बात, जिनके पास बुक्स नहीं है बेटा, वो सुनने में ज़्यादा ध्यान दे, सुन के भी समझ आ सकती है बेटा, क्योंकि 3 लाइन सुनने में भी बेटा डेटा हैंडल कर सकते हो आप। चलो जी, कहते हैं दिस मार्केट हेल्प टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी that what buyer and seller of a financial asset would have to otherwise spend to try and find each other. Name the market and identify the function being referred to. मार्केट का नाम बता दो और फंक्शन का नाम बता दो। सर सुन लो क्या कह रहा है बाबू, वैसे तो याद करा देता हूं, खैर बहुत बच्चों को तो समझ में भी आ गया होगा एक ही बारी में। बाबू इसने बोला ऐसी कौन सी मार्केट है जो आपका टाइम बचाती है, आपके एफर्ट बचाती है, आपके मनी बचाती है। बाबू कब बचाती है? फाइनेंशियल एसेट को बेचने और खरीदने में बचाती है बेटा, ठीक है ना। बायर और सेलर को ढूंढने में बचाती है बेटा। बाबू कहता है मार्केट का नाम बता दो, फंक्शन का नाम बता दो। बेटा जब इसने फाइनेंशियल एसेट्स बोल दिया ना, तो फाइनेंशियल एसेट एक ही मार्केट में बिकते हैं, उसका नाम फाइनेंशियल मार्केट है। और बेटा आपको याद हो जब मैंने फोर्थ हेडिंग फोर्थ फंक्शन पढ़ाया था, इसका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने एक बात बोली थी बेटा, यहाँ कॉस्ट का मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ कॉस्ट का मतलब है लगने वाले टाइम से, लगने वाले एफर्ट से, एज वेल एज मनी से। तो बेटा यही तीनों वर्ड इसने दे दिए बेटा, यानी कि बात किसकी चल रही है? फंक्शन है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और मार्केट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्लियर? सिंपल केस स्टडी। बढ़े आगे बेटा, अभी एक और सिंपल केस स्टडी आने जा रही है बेटा, 3 लाइन है बेटा, सीधा सीधा पढ़ते चलो। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी इज प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द सिक्योरिटी मार्केट। होगा इज नहीं होगा। स्टेट द कैटेगरी टू विच दिस फंक्शन बिलोंग एंड स्टेट एनी अदर 2 फंक्शन इन दिस कैटेगरी। बेटा कल पढ़ा कर हटाऊं, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड बेटा आप देख लेना नोट्स में, प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखा गया है। और बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन के ही 2 और फंक्शन बताने हैं, कोई 2 लिख लो जो आपका मन करे। मुझे लगता है सबसे आसान लिखना होगा प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, और बेटा एजुकेट इन्वेस्टर, कि सेबी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाकर आपको बेटा इंफॉर्मेशन देता रहता है। बढ़े आगे जी, थर्ड केस स्टडी। अब आप देख रहे हो लेंथ ठीक आ गई बेटा। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, केस नहीं पढ़ना बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, रिक्वायरमेंट। चलो जी पढ़ते हैं। ए रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट दैट द कंपनी में इशू फॉर दिस पर्पस। बेटा किसी इंस्ट्रूमेंट के इशू होने की बात चल रही है, और हमने तो 8 पढ़े हैं, एक ना आधा। टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर। नाम पता है, लेकिन ये तीनों क्या है बेटा, कहीं शॉर्ट नोट पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन नाम तो पता है ना। चलो खैर बेटा, वैसे इसके फीचर भी पता होने जरूरी हैं, खैर पता लगेंगे किसी और चैप्टर में। तो आप ये समझ के चलो हमारे पास 8 इंस्ट्रूमेंट है, 8 में से कोई होगा। ये रिक्वायरमेंट ए कहती है, बी पढ़ के क्या पता क्लियर ही हो जाए, केसी ना पढ़ना पड़े। पढ़ो, कहता है इन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन्ड इन ए अबव ट्रेडेड, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ सेफ द इंस्ट्रूमेंट आर इन दिस मार्केट। भाई अब इसने क्या बोला, आप ये भी बता दो जो ए पार्ट में आइडेंटिफाई करा आपने इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सी मार्केट में ट्रेड होता है। सर या तो मनी मार्केट होगा या कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में 3 चीजें ट्रेड होती हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, और वहां पर 5 चीजें। और कहता है ये भी बता देना कि कहां पर इस मार्केट में कितनी सेफ्टी है। बेटा देखो, अगर आंसर इज मनी मार्केट तो मैं बोलूंगा वो तो सेफर होती है बेटा, वहां तगड़े तगड़े बंदों की इन्वॉल्वमेंट है। और अगर आंसर कैपिटल मार्केट है तो बेटा वो थोड़ी सी रिस्कियर होती है। याद है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंस में था एक बेसिस सेफ्टी के नाम से। ठीक है जी, अब रीड करें बेटा क्या चाहता है ये। चलो जी, फूड इंडिया लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पैक्ड जूस सिंस 2010. Over this period, a large number of competitors have entered the market and are putting a tough challenge to the Food India Limited. ठीक है जी, फूड इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी है, पैक जूस बेचती है बेटा। कहते हैं अब कुछ सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए। ठीक है जी, बढ़ते चलो आगे। To face this challenge and to increase its market share, the company has decided to replace the old machinery with an estimated cost of 100 crores. यकीन मानना मुझे यही क्वेश्चन समझ में आ गया।
बाबू देखो 100 करोड़ की जरूरत है, मैं आपको फिर एक बात पहले ही बोल चुका हूं बाबू, 100 करोड़ देता कौन है भाई? देखो कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, कंपनी बढ़ा रहा है ना बार बार। आप खुद सोचो, मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट याद कराऊं, टी बिल्स कंपनी को चाहिए होता है, कंपनी इशू करती है। कॉल मनी कंपनी इशू करती है। सीओडी कमर्शियल बिल नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट बचा कॉमर्शियल पेपर, एक तो वो कंपनी इशू करती है, बाकी इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर। अगर दिमाग लगाओगे ना बेटा, 4 ही ऑप्शन शॉर्टलिस्ट हुए अब तक, 4 तो रिजेक्ट भी हो गए जब आप कंपनी का नाम ले रहे हो। सोचना आपको है, और आपको बात बता देता हूं, सुन लो, 2 ही बातें हो सकती हैं अब। अगर इसने कह दिया 100 करोड़ रेस करने हैं, तो बेटा इक्विटी डिवेंचर जैसे आपके पास ऑप्शन है, कहेगा नहीं, आपको कहेगा फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करनी है। पढ़ लो बस, मैं तो बता रहा हूं आपको, कहने का वाला है। चलो जी, और आपको बता देता हूं ऐसी कम से कम 10 केस स्टडी करानी आज आज। कमर्शियल पेपर के तो हिंट होते हैं बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट याद है, सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड याद है, और कभी भी बोल दे कंपनी इज अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, वो सबसे बड़ा हिंट होता है। ठीक है जी, चलो कहता है टू रेज द फाइनेंस द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 9% डिवेंचर। ऑब्वियस बात है, 100 करोड़ तो देता नहीं ना कमर्शियल पेपर, बताई दी ना बेटा, इसकी लिमिट है 5-10 करोड़, दैट्स इट। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता 100 करोड़ रुपए। कहता है द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ इशूइंग द 9% डिवेंचर विल बी 10 लाख। यानी कि बेटा कॉस्ट ऑफ इशू यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट 10 लाख रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट का ही नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। आप 100 करोड़ रेज करना चाहते हो, कह रहे हो उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च होगा। ठीक है जी, द कंपनी वॉन्ट्स टू मीट इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट। फैल गया रहता, आंसर इज कमर्शियल पेपर। कौन सी मार्केट में डील होता है? बी पार्ट ने पूछा, मनी मार्केट। और बेटा इस मार्केट में सेफ्टी है कि नहीं है? मनी मार्केट काफी सेफर होती है क्योंकि तगड़े बंदों की इन्वॉल्वमेंट है बेटा। ठीक है ना, आरबीआई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है ना जी, चलो बढ़ो आगे बेटा, बात करते हैं बेटा केस स्टडी नंबर 4 की। सेम पेज पर है हम बेटा। अगेन रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं बेटा, 7 लाइन की केस स्टडी है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। ए रिक्वायरमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी बाय? कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंपनी को बाय करना चाहिए? अब अगेन 8 है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, देखेंगे बेटा क्या बाय करना चाहिए। बी पार्ट, वाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न इन अ बायोएंट इकोनॉमी? सी पार्ट, चलो खैर मैं 2 में भी वैसे काम चला सकता हूं, लेकिन बेटा मैं सिंपल सी बात बोल देता हूं, बी पार्ट के लिए मुझे कोई केस नहीं पढ़ना। आप एक बार दोबारा से रिक्वायरमेंट पढ़ो, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। बेटा कहता है वाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव बेटर रिटर्न इन एन बायोएंट इकोनॉमी, स्टेट द रीजन। बेटा बायोएंट इकोनॉमी में ऐसा क्यों लगता है आपको कि कैपिटल मार्केट तगड़ी रिटर्न देने वाली है? बेटा बड़ी भी रिटर्न देने वाली है। बायोएंट इकोनॉमी क्या होता है बेटा? ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी, जहां उम्मीद है बेटा कि भागने वाली है इकोनॉमी। और अगर इकोनॉमी भागने वाली है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव न्यूज है बेटा सबके लिए। आप एक बात समझ लो बेटा, कोविड हुआ लास्ट ईयर, आपको तो अंदाजा नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पर आप शेयर मार्केट पे नजरें नहीं रखते थे क्योंकि आपको पता नहीं था, लेकिन आज की तारीख में आप बहुत कुछ जानते हो। आपको अंदाजा दे देता हूं बेटा, मार्केट बहुत ज्यादा टूट गई थी बेटा, ठीक है ना। हर शेयर अपने 5-5, 10-10 साल के लोएस्ट स्टेज पर आ गया था। पिछले 5 साल, पिछले 10 साल की लोएस्ट स्टेज पर आकर खड़ा हो गया था बेटा हर शेयर, इतनी टूट गई थी मार्केट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कोविड के बाद मार्केट खुली, अब बेटा जो मार्केट थी ना, अब कहीं ना कहीं उम्मीद थी बेटा कि बायोएंट इकोनॉमी में कन्वर्ट होने वाली है ये, ठीक है ना, ऑप्टिमिस्टिक होने वाली है और कहीं ना कहीं मार्केट भागने वाली है। जब लोगों को उम्मीद जगी कि हाँ मार्केट भागने वाली है, हर शेयर ने ना अपने 10-10 साल का इतिहास रच दिया। सर अगर आप पूछोगे कि आपको क्यों लगता है कि कैपिटल मार्केट क्यों भागेगी बायोएंट इकोनॉमी में, बायोएंट इकोनॉमी मतलब ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी। आपको पूरी उम्मीद है कि बेटा इकोनॉमी रन करने वाली है ढंग से, और अगर इकोनॉमी रन करने वाली है, इट इज अ फेवरेबल न्यूज फॉर ऑल द शेयर्स, तो कहीं ना कहीं बेटा कैपिटल मार्केट भागेगी बेटा। अगर मनी मार्केट के एंगल से सोचोगे सर, वहां पर ना बड़ी कम रिटर्न होती हैं क्योंकि मनी मार्केट बहुत कम रिस्की होती है। आप खुद समझो बेटा, अगर आरबीआई ने टी बिल इशू करके दे दिया आपको 1.5 लाख रुपए का एट डिस्काउंट, 1.25 लाख रुपए,
उसने कहा 1 साल बाद 1.5 लाख ले जाना, 25,000 ब्याज के हैं। ऐसे ही होता है ना टी बिल बेटा, इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट पार। सर अगर मार्केट जितनी मर्जी ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी ब्याज पे कोई फर्क पड़ने वाला है? आपको तो वही 25,000 मिलने हैं ना। एक बैंक ने दूसरे बैंक से कॉल मनी ले ली बेटा, इंटरेस्ट रेट तय हो गया 5% पूरे साल का, जितने भी दिन वो रखे, 1 दिन रखे, 2 दिन रखे या 15 दिन रखे, ब्याज दे देगा। सर मैं कहता हूं इकोनॉमी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, इस बात से कोई फर्क पड़ जाएगा ब्याज पर? कुछ भी नहीं, आपको तो गिनती की ब्याज मिलनी है बेटा। बेटा अगर इकोनॉमी ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा शेयर के दाम भागते हैं, कोई कॉल मनी का इंटरेस्ट नहीं बदल जाता या टी बिल का इंटरेस्ट नहीं बदल जाता। आपको तो गिनती का इंटरेस्ट मिलना है जो तय हो गया, समझ आई ना बात? तो हमेशा अगर इकोनॉमी ऑप्टिमिस्टिक है तो कैपिटल मार्केट पर इंपैक्ट डालती है, मनी मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता कभी भी। ठीक है ना जी? चलो जी, बी पार्ट तो मेरा क्लियर हो गया, मुझे केस भी नहीं पढ़ना बेटा। सी पार्ट, वाई एंड हाउ सेफ आर द सिक्योरिटीज इन दिस मार्केट एज कंपेयर टू द मनी मार्केट? बेटा मनी मार्केट के कंपैरिजन में कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज कितनी सेफ है? नहीं है सेफ। मनी मार्केट इज मच सेफर विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट, बट कैपिटल मार्केट इज रिस्की विद रिगार्ड टू द बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द रिटर्न। कह लो आप, इंटरेस्ट मत बोलो। आप खुद सोचो बेटा, ऐसा तो नहीं है ना मैंने सारे इंसानों को जिंदगी में बनते ही देखा होगा, उजड़ भी तो जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी घर नहीं आता। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ शख्स हूं बेटा। मेरा मानना ये होता है बेटा, अगर आपने कभी लॉस नहीं सहा ना तो आप प्रॉफिट के हकदार नहीं हो। लॉस सहना आना चाहिए बेटा, तभी प्रॉफिट कमाता है इंसान जिंदगी में। अगर लॉस सहने की हिम्मत नहीं है तो भाग जाओ मार्केट से बेटा, आपके लिए प्रॉफिट बना ही नहीं है कभी भी। 360 रुपए में शेयर खरीदा था यस बैंक का, 360, 14 रुपए का है। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लाले बढ़ जाते हैं बेटा, आप रिटर्न की बात ही मत करो। ठीक है ना? सिर्फ अच्छा नहीं होता आपके साथ, मार्केट में बहुत कुछ बुरा भी है। ठीक है जी, अब पढ़ूं ए पॉइंट। मुझे तो ये बताना है कि वो कह रहे हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को आपको बाय करना चाहिए। ठीक है ना? बस इसके लिए केस पढ़ रहा हूं मैं। चलो जी, आदित्य खोसला द एमडी ऑफ DLW लिमिटेड and the Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about avenues of investing the idle fund of the company. बेटा किसी कंपनी का एमडी और फाइनेंस मैनेजर डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आइडल फंड। आइडल मतलब जो वेस्ट पड़े हुए हैं फंड बेटा। ठीक है ना? मान लो करंट अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं पिछले 1 साल से, खराब पड़े हुए हैं यार, कुछ मिल रहा है 10 करोड़ करंट अकाउंट में रखकर, ब्याज तो मिलता नहीं करंट अकाउंट में, खाली पड़े हुए हैं, आइडल फंड है। चलो जी, Aditya Khosla was of the opinion that money should be invested in a capital market, whereas Rajesh Puri, being more conservative, felt that it would be better if the investment was made in a money market. आपको पता लग गया होगा बेटा, एक इंसान डरा हुआ है, उसको डर लगता है प्रिंसिपल अमाउंट भी ना डूब जाए, वो कह रहा है मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। और बेटा जबकि एमडी ऑफ द कंपनी चाहता है कि वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करे। चलो जी पढ़ो। Since the economy was buoyant, the managing director convinced Rajesh that they should take advantage of it and invest in the capital market to get good return. Ultimately, it was decided to invest the idle fund in the capital market. Decide ये हुआ कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो बेटा कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? 3 ही तो हैं कैपिटल मार्केट में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। और बेटा स्पेसिफिक बोलूँ तो इक्विटी शेयर। अगर इकोनॉमी आपको लग रही है ना ऑप्टिमिस्टिक है, तो बेटा डिबेंचर तो गिनती की रिटर्न देता है, डिबेंचर भी तो गिनती की रिटर्न देता है बेटा। आपके लिए इक्विटी से बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है जी बेटा, बढ़ते हैं आगे। केस स्टडी नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। ऑल्दो 5 से 6 लाइन की केस स्टडी है, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ना पसंद कर रहा हूं। ए पार्ट, स्टेट 2 फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस। सर अबव केस में फाइनेंशियल मार्केट के 2 फंक्शन आने वाले हैं, टोटल 4 हैं बेटा, याद है आपको? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी की बात करी हमने, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इनमें से 2 आइडेंटिफाई करने हैं बेटा। चलो जी, बी पार्ट, एक्सप्लेन 2 मोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दो स्टेटेड इन अबव केस। गधों का इलाज नहीं है। ए पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा है, बी पार्ट में कह रहा है अदर फंक्शन भी बता दो स्टॉक एक्सचेंज के। और भाई फाइनेंशियल मार्केट लिख इसको, सर फाइनेंशियल मार्केट ही तो आना चाहिए। ए पार्ट में तूने पूछे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन, बी पार्ट में कह रहा है दूसरे 2 और फंक्शन लिख लो स्टॉक एक्सचेंज के।
ओ भाई फाइनेंशियल मार्केट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है जी। खैर पढ़ते चलो, खैर हमें क्या, केस पढ़ो तो। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इट हेल्प टू लिंक द सेवर्स विद द इन्वेस्टर and directs available fund into the most productive investment opportunity। समझदार बच्चों को इशारा काफी। Mobilization of saving and channeling them into most productive। It also facilitate easy purchase and sale of financial asset। अब यार ये स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से आ गया? चलो खैर क्या बोलूँ यार, क्या लिख रखा है यार इन्होंने। खैर पढ़ लो बेटा। कहता है इट ऑल्सो फैसिलिटेट ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। यार थ्रू फाइनेंशियल मार्केट होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से डाल रहे हो बीच में? और बेटा जब ये कह रहे हैं ना बड़ा आसान है परचेज करना, बड़ा आसान है सेल करना, यानी कि देयर वुड बी नो एफर्ट, कोई एफर्ट ही नहीं है बेटा, एफर्टलेस टास्क है, ठीक है ना। घर में मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ यार, ठीक है ना, आराम से बेड पे लेट कर एक बटन प्रेस करना होता है, ट्रेडिंग होती है। कितनी को मुश्किल है ट्रेडिंग, एफर्टलेस है बेटा। यानी कि बात चल रही है यहाँ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की, कि बहुत इजी परचेज, बहुत इजी सेल है। अगली लाइन भी नहीं पढ़नी मुझे, दो फंक्शन आइडेंटिफाई करने थे, मेरा 2 ही लाइन से काम चल गया। बचे हुए 2 लिख देना बी पार्ट में। बढ़े आगे जी, चलो जी अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं बेटा। 5 ही केस स्टडी हो पाई हैं, मुझे 12-13 तो करानी है एक दिन में, क्योंकि ऐसे तो मेरे सोच क्या हूँ, मेरे 36 केस स्टडी करानी है, तो मैं तो लटक जाऊँगा 3 दिन तक, मुझे 2 दिन में पूरी करनी थी। चलो जी खैर ए पार्ट पढ़ते हैं बेटा। ए पार्ट, नेम द रेगुलेटरी बॉडी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप। देखो बाबू बोर्ड्स में आपको नहीं पता होगा ये केस स्टडी किस चैप्टर की है, तो वहां तो केस पढ़ना पड़ेगा। यहां लेकिन मुझे पता है किस चैप्टर की है, मैं 1 मिनट में बोल सकता हूं सेबी। बोर्ड्स में तो नहीं पता होगा ना, तो पढ़ेंगे बेटा एक बार ढंग से केस को। इसने बोला नेम द रेगुलेटरी बॉडी जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप करा, और आप बताइए आपको यार कौन सी रेगुलेटरी बॉडी सेटअप हुई है बेटा इस पूरे चैप्टर में? सेबी हुई है ना बेटा। 30 जनवरी 1992 को स्टैच्यूरी स्टेटस एस्टैब्लिश किया था 12 अप्रैल 1988 को। बी पार्ट, ऑल्सो स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी। ये टॉपिक मैंने कल स्किप किया था, करेंगे इसकी बात, तो बेटा लिखा जाएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। अब बेटा एक केस पढ़ लो, देखते हैं बेटा कहाँ बात चल रही है सेबी की, चल रही है कि नहीं चल रही है, और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Nair is working as a PGT Commerce in a CBSE affiliated school of Kerala. One day he was teaching about capital market in the class, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। He informed the class that during 1980s the capital market in India has witnessed a tremendous growth because of increasing participation of public. This ever increasing investors population and market capitalization led to a variety of malpractices on the part of the companies, broker, merchant banker, investment consultant, and other involved in a security market. These malpractices and the unfair trade practices eroded investor confidence and multiplied investor grievances. आपको समझ में आने लग गया होगा, नोट्स में मैंने ऐसी ही बात लिखी हुई है। अगर आप देखोगे रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी मेरे नोट्स का, और बेटा इसकी फोटो खींच लो और उसकी फोटो, मैं नहीं कह रहा वर्ड भी चेंज है, बिल्कुल सेम बात इसने लिखी हुई है जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है। कहता है बेटा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंज वर हेल्पलेस इन रिड्रेसिंग द इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पेनल्टी प्रोविजन, मैंने पीनल प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ है इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। in view of this the government of India decided to set up a regulatory body। सर आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी सेम था बेटा, इतनी सारी मेल प्रैक्टिसेस थी बेटा कि एड्रेस करना ही उनको बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है जी, बढ़े आगे। 6 केस स्टडी हो गई, 7th वन की बात करते हैं बेटा। बाबू लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट की है, सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन, ठीक है ना, मैं दोनों पढ़ रहा हूं, सेकेंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन फॉलोड बाय द कंपनी। Also name and explain the other method of flotation that can be used by the company for raising fund from the public in a primary market। बेटा सुन लो, कहता है एक मेथड ऑफ फ्लोटेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, और बी पार्ट बोलता है कि बाकी बचे हुए मेथड को भी बता दो जिससे भी आप फंड रेजिंग कर सकते हो प्राइमरी मार्केट में। सर प्राइमरी मार्केट में 5 ही तरीके हैं फंड लेने के, याद है आपको? अब डायरेक्ट याद होगा तो यहाँ पर पढ़ना बहुत आसान है, वरना मुश्किलें आपके साथ बरकरार रहेंगी बेटा। बाबू 5 तरीके हैं, याद कराना जरा। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल,
प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करी हमने, राइट इशू की बात करी हमने, EIPO की बात करी, हमने 5 बातें करी। इसमें से एक आइडेंटिफाई करना है, बाकी 4 लिखने हैं। देखते हैं जी क्या हो सकता है। ठीक है जी, पढ़ना जरा। कायना ब्यूटी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इनटू मेंस ग्रूमिंग. He is also tapping the demand for the beauty product in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists. As it diversifies online presence, Kaina is also expanding its physical presence. ठीक है जी, मैन ग्रूमिंग प्रोडक्ट बना रही है, ई-कॉम कंपनी बन रही है बेटा। चलो पढ़ते चलो। They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to the 180 outlets. Each store requiring a capital expenditure of 60 to 80 lakh rupee. The company has decided to raise fund by issuing of equity share but not directly to the public. अगर कह देता directly to the public तो आंखें बंद करके लिख देता ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। याद है आपको ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इज अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। चलो जी खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू कहते हैं बट नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक रादर बाय ऑफरिंग देम फॉर सेल थ्रू ब्रोकर। सर ये कौन सा है? ऑफर फॉर सेल। तो बेटा बाकी 4 लिख दोगे, अदर आइडेंटिफिकेशन हो गया। बढ़ो आगे बेटा, केस स्टडी नंबर 8। राधिका गॉट 10 लाख रुपी आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी। चलो एक काम करो, पहले रिक्वायरमेंट ही पढ़ लो। आइडेंटिफाई द स्टेप इन अ ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी विच हैव बीन डिस्कस्ड अबव। बेटा कहता है आइडेंटिफाई करो ट्रेडिंग प्रोसीजर का कौन सा स्टेप डिस्कस हुआ है, याद कराना जरा। बेटा हमने 10 पॉइंट पढ़े थे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में, फिर मैंने उसको बाद में 5 हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया था। मेरी तरफ देखना, याद नहीं होगा अगर आज किसी से पूछने लग जाऊं, किसी को भी पक्का बोल रहा हूं मैं। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, देख लो अलग, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट। मेरे को आइडेंटिफाई करना है। सर मैं आइडेंटिफाई कब करूंगा? जब मुझे याद होगा। आप ऐसे चलोगे ना बेटा तो तैयारी कर रहे हो आप बेटा कि हम नहीं ला सकते 60 से ऊपर नंबर, जैसे आप चल रहे हो। जिस दिन केस स्टडी का दिन होता है ना बेटा, उस दिन सारा चैप्टर कम से कम एक ओवरव्यू मेरे हाथ में होना चाहिए, कुछ याद नहीं है, हेडिंग पता होनी चाहिए बेटा। आइडेंटिफिकेशन कितने नंबर दे देगा? बहुत सही, बहुत अच्छा चल रहा है आइडेंटिफिकेशन, 1 नंबर। तो 5 नंबर देने हैं बेटा, डायरेक्ट ने वो तो याद कर लो। चलो खैर, तो बेटा मुझे ए पार्ट में आइडेंटिफाई करने हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर का कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, और बी पार्ट कहता है स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर। इस हिसाब से तो बेटा पहला ही स्टेप होना चाहिए आंसर में, अगले 4 तो तभी बचेंगे। चलो खैर, वो तो आपका दिमाग है, आप कितना अच्छा सोचते हो। अगर सोच सकते हो तो मेरे हिसाब से तो पहला स्टेप तो पक्का नजर आएगा। पढ़ो जी। राधिका गॉट 10 लाख आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी which she had got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in security in a stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to a stockbroker who was registered with the NSE. National Stock Exchange के पास registered है वो broker. Radhika approached the broker and the broker guided her to open a demat account with the depository. गधा है ये, depository participant. As well as a bank account. Radhika opened a bank account and demat account with the Exim Bank. वैसे बैंक का नाम Exim है बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का शॉर्टकट होता है Exim। सर कौन सा स्टेप चल रहा है? ब्रोकर सेलेक्ट हो गया, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, 2 स्टेप हो गए। तो अगले 4 कौन से पूछ रहा है? बेटा प्राइवेट राइटर की किताब है, चाहे 10 स्टेप बना लो, चाहे मैं अपने पॉइंट को ही 10 पॉइंट में 10 हेडिंग में कन्वर्ट कर दूं। प्राइवेट राइटर कुछ भी कर सकता है ना, हमने एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। अगले 4 स्टेप हो नहीं सकते, 3 हो सकते हैं, वही लिख कर आने हैं, खत्म कहानी। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे जी। 9th केस स्टडी पर हम पढ़ते चलो बेटा। बाबू अब जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है उनकी पहली केस स्टडी आ गई है, ठीक है ना, उनकी बुक में पहली केस स्टडी है बेटा। चलो जी, पेज नंबर 252 पर है उनकी बुक में, मैं पेज नंबर 297 पर हूँ, केस स्टडी नंबर 9। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेग। अच्छा एक काम करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं यार, ऐसे तो केस स्टडी बहुत
कंबरसम लगेगी। वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज आर डिस्कस्ड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा, स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बेटा स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज के 6 फंक्शन पढ़े हैं, फाइनेंशियल मार्केट के नहीं पूछे इसने, आराम से आके खोल लो। स्टॉक एक्सचेंज के 6 फंक्शन है, याद कराना। हाँ प्रोवाइडिंग बस, दूसरा वर्ड भी नहीं आता। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, और बेटा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, जिसको मैं बोल रहा था स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। 6 है बेटा फंक्शन, मेरे को कहता है 4 आइडेंटिफाई करके दे दो। ठीक है जी, चलो। कहता है स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, और आज की तारीख में स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, याद है ना, डेफिनेशन में भी ये बात लिखी थी, मैंने कहा गलत है। इट कॉन्टिन्यूस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, ये ऐसी मार्केट है बेटा जहां पर सिक्योरिटी रेगुलरली खरीदी और बेची जाती हैं। बेटा कहता है सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज ऐसी मार्केट है जहां सिक्योरिटी रेगुलरली खरीदी है और बेची जाती है। आपको बता देता हूं ये पहला फंक्शन है, सुन लो। वहां नाम अलग था फाइनेंशियल मार्केट में, यहां नाम अलग है। वहां नाम था बेटा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? सिर्फ कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। यहां क्या है बेटा? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। सुन लो, लिक्विडिटी का मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जब ये कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, तो बेटा कहने का मतलब है मार्केट देता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यही खरीदी और बेची जा सकती है। यहां वर्ड खाली लिक्विडिटी नहीं लिखा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि मार्केट देता है बेटा एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यही खरीदी और बेची जा सकती हैं। और दूसरी लाइन भी तो यही बोल रही है कि ये कॉन्टिन्यूस मार्केट देता है शेयर बाय करने की और सेल करने की, यानी कि बेटा आप मार्केटेबिलिटी की बात कर। आइडेंटिफाई हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इट गिव्स द इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। सर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने समझाया भी यही था बेटा। आप शेयर मार्केट में बार बार इन्वेस्ट करते हो, बार बार बेचते हो। एग्जांपल याद करो, मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको बोला था मैंने 13,000 रुपए इन्वेस्ट करे शेयर मार्केट में, 13,500 के मैंने बेच दिया। मैंने 13,500 इन्वेस्ट करे, 13,800 के मैंने बेच दिया। बेटा मैं बार बार डिसइन्वेस्टमेंट करता हूं, बार बार री इन्वेस्टमेंट करता हूं, बार बार बेचता हूं, बार बार खरीदता हूं, कहीं ना कहीं किसी प्रोडक्टिव जगह में इन्वेस्ट हो ही जाता है। ठीक है ना? क्या 13,000 के 13,800 हुए? क्या 800 रुपए इकोनॉमी में बढ़ नहीं रहे बेटा? यही तो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है जी, बढ़ो आगे बेटा। टू एंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, the membership of a stock exchange is well regulated and its dealing are well defined according to the existing legal framework. Safety of transaction, बेटा क्या कह रहा है? कहता है ये इंश्योर करने के लिए कि शेयर मार्केट सेफ रहे। क्या हो रहा है बेटा? मेंबरशिप ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड। आज की तारीख में स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप रेगुलेटेड है। कौन रेगुलेट करता है? सेबी। कौन होते हैं मेंबर स्टॉक एक्सचेंज के? शेयर ब्रोकर्स। उनकी मेंबरशिप को रेगुलेट करा गया कि नहीं करा गया? दिया गया सबको यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर्ड करने के बाद। भाग सकता है वो 1 करोड़ छोड़ के अपने? सर यही तो सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ो जी। इट एंश्योर वाइड शेयर ऑफ ऑनरशिप। आपको बता देता हूं बेटा, खैर आपने नहीं पढ़ा बेटा, इक्विटी शेयर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। आपने मुझसे अभी इक्विटी प्रेफरेंस और डिवेंचर के फीचर नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूं, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। और बेटा जैसे इसने बोला ना, इट एंश्योर वाइड शेयर ऑफ ऑनरशिप। बेटा वाइड शेयर ऑफ ऑनरशिप, बहुत बड़ा शेयर होता जा रहा है बेटा उन शेयर का जो ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेटा दिस इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। ठीक है ना? इक्विटी का कल्चर आता जा रहा है बेटा बहुत ज्यादा। चलो जी बेटा, केस स्टडी नंबर 10। बाबू फटाफट से रीड करेंगे, अब छोटी छोटी 2-4 केस स्टडी हैं, इनको फटाफट से निपटाते हैं बेटा।
An investor wanted to invest 20,000 in T-bills for a period of 91 days. When he approached the RBI for this purpose, he came to know that it was not possible. Identify the reason why the investor could not invest in T-bill. क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता बेटा T-bill में वो? क्योंकि बेटा T-bills इशू होते हैं 25,000 या उसके मल्टीपल में, और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था 20,000 रुपए। नहीं हो सकते ना T-bills में इन्वेस्ट 20,000। चलो जी बेटा 11th वन, बेटा हैट्स ऑफ है उस बच्चे को जो बिना देखे आइडेंटिफाई करेगा। SEBI recently called for information and issue a show cause notice to the NSE। बेटा SEBI ने कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई है और बेटा नोटिस सर्व कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को and its 14 official seeking explanation on the preferential access allegation at the exchange co-location facility. State the function that SEBI performed by doing so। सर देखो एक बात सुनो, मैं नहीं आपको कह रहा कि आपको फ्रॉड पता होना चाहिए कि फ्रॉड क्या है, लेकिन ये पता होना चाहिए मतलब क्या है केस स्टडी का। बाबू कहता है SEBI ने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई है एज वेल एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस सर्व करा, और क्योंकि उसने देखा कि किसी ना किसी फ्रॉड में ना उसके 14 ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे बेटा, ठीक है ना कहीं बेटा शेयर ब्रोकर इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर कोई बड़ी हस्ती इन्वॉल्व थी बेटा। तो उसने क्या करा, उनको नोटिस भी भेज दिया और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगाई है। आपको बता देता हूं टेक्निकली इसी को सम्मन बोलते हैं हम। जब आप किसी को बुला रहे हो ना, आओ जरा आके बता के जाओ, ये इंफॉर्मेशन दे के जाओ, तो उसको बोलते हैं सम्मन। सम्मन देना बेटा। और आपको पता लग गया होगा, कल ये वर्ड की चर्चा कर रहा था मैं, क्या कहां पर है ये, कुछ नहीं पता हमें। ये बेटा SEBI का रेगुलेटरी फंक्शन है, मेरे नोट्स में 6th नंबर पे लिखा हुआ है। क्या है बेटा फंक्शन का नाम? केस स्टडी करने का फायदा नहीं है भाई ऐसे, ठीक है ना। अब तक तो कर ली, अब पहले तुम चैप्टर याद करो, क्योंकि मैं आगे 36 केस स्टडी करा दूं और तुम मेरी शक्लें देखते रहो और मैं याद कराता रहूं तुम्हारे को, ऐसे काम चलता है, ठीक है जी। अभी आप पहले चैप्टर याद करो, चैप्टर ही सुनूंगा मैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।